तो हम लोग जेई एडवांस का पेपर नंबर थर्ड जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पेपर नंबर फर्स्ट डिस्कस किया था और सेकेंड डिस्कस किया था। वो अभी यूट्यूब चैनल पे नहीं है, वो भी हो जाएगा। साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। वन एंड ऑफ द थीन एल्यूमिनियम रॉड, एक थीन एल्यूमिनियम रॉड है जिसका एक एंड जो है वो क्या किया गया है, इज बॉटेड वेल्डेड कर दिया गया है। किससे कर दिया गया है? कॉपर रॉड से। कॉपर के एक रॉड से एक क्या किया है, वेल्ड कर दिया गया है। जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारे पास में क्या है कि ये हमारे पास में एक रॉड है और दूसरा रॉड जो है हमारे पास में ये कुछ यहाँ पे क्या हो गया कि ये फिर गलती हो गया, अब ये मिटेगा नहीं। तो एक रॉड जो है हमारे पास में यहाँ पे है मान लेते हैं, और दूसरा रॉड जो है हमारे पास में यहाँ पे है। दोनों का डायमीटर क्या है, बराबर है। शायद क्वेश्चन के अंदर में देख लेते हैं। बहुत है द सेम, यहाँ पे डायमीटर दे रखा है, दोनों का डायमीटर भी सेम है हमारे पास में। उसके बाद में क्या दे रखा है, बोथ रॉड्स आर वेरी लॉन्ग एंड द अंडर यूनिफॉर्म टेंशन, और दोनों के अंदर में एक टेंशन लग रहा है 900 न्यूटन का, ठीक है। और यंग्स मॉडुलस दे रखा है, और क्या दे रखा है कि डेंसिटी दे रखा है दोनों का। और हमें बताना है कि अब क्या हो सकता है। क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं पूछा है क्या हो सकता है, मतलब अब इसके बाद बताना क्या हो सकता है। तो द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन फैक्टर, पहला तो हमको क्या बताना है चलो, वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन फैक्टर बताना है। सेकंड क्या बताना है हम लोगों को, वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन फैक्टर लॉन्गिट्यूडिनल पल्स के लिए, और दूसरा हमारे पास में है ट्रांसवर्स पल्स के लिए है। तो जल्दी से इसको करो, अगर नहीं होता है तो फिर हम इसको करेंगे, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, सबसे पहले हमें जो समझना है वो क्या है कि रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन फैक्टर? देखो रिफ्लेक्शन फैक्टर जो होता है वो होता है ए आर अपॉन में ए आई, और इसकी जो वैल्यू होती थी वो होती थी V2 माइनस V1 अपॉन में V2 प्लस V1 होती थी। समझ में आ गया तुम लोगों को? तो ये फॉर्मूला याद रखना था, जहां पे हम लोगों ने वेव जब पढ़ रहे थे तो वहां भी डिस्कस किए थे, आप लोगों को भी पता है। अब यहाँ पे जो है एक गेम किसका खेल दिया इन्होंने, एक गेम खेल दिया इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल का। अब क्या है कि जिस बच्चे को लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं पता होगा और जिसको ट्रांसवर्स वेव नहीं पता होगा, अगर जिसको लॉन्गिट्यूडनल और जिसको ट्रांसवर्स वेव के बारे में आइडिया नहीं होगा उससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर में जब भी हम वेलोसिटी का अगर रिलेशन लिखते हैं, क्योंकि हमको वेलोसिटी की जरूरत है, V2 माइनस V1 अपॉन में V2 प्लस V1, तो यानी कि वेलोसिटी की जरूरत है। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो इसके अंदर में सिंपल होता है यंग्स मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी होता है। लेकिन ट्रांसवर्स वेव के अंदर जब भी हम लोग निकालते थे वेलोसिटी, तो ट्रांसवर्स वेव के लिए हम यहाँ पे टी लिख देते हैं, यहाँ पे एल लिख देते हैं। ट्रांसवर्स वेव के लिए जब भी हम लोग निकालते हैं तो इसकी वैल्यू होती है टी अपॉन में म्यू होती थी। म्यू क्या होता था, मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लोगों ने लिखा था ऐसे भी लिख सकते हैं, टी अपॉन में डेंसिटी इनटू में एरिया। इसको हम चेंज कर दिए, मास पर यूनिट लेंथ को रो इनटू में एरिया में चेंज कर लिए। तो अब ये दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है इनके बेसिस पे है, तो कैसे सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। तो आइए, अब हमने क्या किया कि एक एल्यूमिनियम का रॉड ले लिया यहाँ पे, और दूसरा हम लोगों ने क्या लिया, कॉपर का रॉड लिया, और दोनों को हम लोगों ने वेल्ड कर दिया, यहाँ पे वेल्ड कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि अगर मान लो कि इस एल्यूमिनियम वाले के अंदर में अगर मैं लू लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल पूरा नहीं लिख रहा हूं, लॉन्गिट्यूडनल वेव लू, तो वेलोसिटी ऑफ एल्यूमिनियम क्या होगा लॉन्गिट्यूडनल के लिए, तो क्या बोलेंगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम अपन में डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम, आपके क्वेश्चन के अंदर में यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ है 0.9 इंटू 10 टू दी पावर 11, और डेंसिटी दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देते हैं, सीधा 0.9 इंटू 10 टू दी पावर 11 अपॉन में 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 3। अब
इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे, ऊपर एक डेसिमल नीचे, तो यानी कि ऊपर हो जाएगा 9 इंटू 10⁸ अपॉन में 25। आप जेई एडवांस के स्टूडेंट हैं, इसलिए हमें कैलकुलेशन बताने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो 3/5 इंटू 10⁴, यानी कि यहाँ से हमारे पास में आ गया 30,000/5। इसका मतलब हमारे पास में आ गया 6000 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, सिंपल सा एल्यूमिनियम का निकल गया। इसी तरह से अभी हम लोग लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर कोई बंदा बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ कॉपर इन लॉन्गिट्यूडनल, तो क्या लिखेंगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर अपॉन में डेंसिटी ऑफ कॉपर। सिंपल था ना। यंग्स मॉडुलस ऑफ द कॉपर, पीछे से देखना पड़ेगा, यंग्स मॉडुलस 1.6 इंटू 10⁻11 और कॉपर का जो डेंसिटी है 8.1 इंटू 10⁻3 है। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास में 1.6 था, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻11 और नीचे क्या था 8.1 इंटू 10⁻3। अब सिंपली क्या करेंगे हम लोग, इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, बोलो जल्दी से। सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सॉल्व। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 4/9 इंटू 10⁴ आने वाला है। यहां से हमारे पास में जो वैल्यू आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 40,000/9। जैसे ये आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां से AR/AT की वैल्यू निकालेंगे। अब V2 माइनस V1 यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास में 40,000 माइनस बाई में 9 माइनस 6,000 अपॉन में 40,000 प्लस, यहाँ पे बाई में 9 कर लीजिएगा, प्लस 6,000। अब यहां से सॉल्व करोगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगा वो आएगा 54, यानी कि 40,000 ऊपर हो जाएगा माइनस में, और नीचे आ जाएगा तुम्हारे पास में, एक और शून्य कर लेना, हाँ गलती एक कम हो गया है, कोई बात नहीं। नीचे भी करोगे तो नीचे करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 54, यानी कि 94 आ जाएगा। अच्छा 94, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है रिफ्लेक्शन को। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे -14/94। दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आया 7 यहाँ से 47। ये माइनस साइन जो है इंडिकेट कर रहा है रिफ्लेक्शन के लिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस साइन नहीं लेंगे, वो इंडिकेट कर रहा है, साइन को इंडिकेट कर रहा है। समझा कि नहीं समझा? तो हमारे पास में जो वैल्यू आया ये आ गया 0.18 के आसपास में आ गया। क्या कोई ऑप्शन है? 0.15 यही है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी को ले लेंगे ऑप्शन के अंदर में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वाला सही हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब जैसे ही ऑप्शन नंबर ए सही हो गया है तो अब हमारे पास में ट्रांसवर्स के लिए भी यूज करना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग ट्रांसवर्स के लिए बात करते हैं। अब जब भी हम लोग ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं तो हमने क्या बताया था, टाइम लगेगा, पहले बताया आप लोगों को टाइम लगेगा। जेई एडवांस की आप लोग कर रहे हैं, जेई एडवांस में टाइम लगता है क्वेश्चन को करने में, तो पेशेंस से बैठिए और करिए। तो ट्रांसवर्स वेव के लिए अगर हम बात करूं, तो अगर एल्यूमिनियम के लिए लिखूं तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, याद करो। तो टेंशन यानी कि टेंशन फोर्स अपॉन में रो इंटू ए यूज किया था। तो एल्यूमिनियम के लिए टेंशन फोर्स दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पे हम लोग 900 पुट कर देंगे। रो एक बार चेक कर लो, रो क्या दिया हुआ है एल्यूमिनियम का। जैसे ही चेक करोगे तो एल्यूमिनियम का है हमारे पास में 2.5 इंटू 10⁻3 और क्रॉस सेक्शनल एरिया है 10⁻⁻6। तो यहाँ पे हम लोग वही यूज करने वाले हैं, 2.5 इंटू 10⁻3 इंटू में 10⁻⁻6। जल्दी से सॉल्व करोगे तो 900 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30, और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा अंडर रूट, थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 25
इंटू 10⁻⁻4 -4 हो जाएगा, सही है ना। यहां से हम लोग क्या लिखेंगे 30/5 इंटू 10⁻⁻2। यहाँ से ये 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास में जो आया 600 मीटर पर सेकेंड आया वेलोसिटी, एल्यूमिनियम वाले में आया है। इसी तरह से अगर तुम कॉपर का निकालोगे, जैसे ही तुम कॉपर का निकालोगे तो क्या हो जाएगा टेंशन अपॉन में रो इंटू ए। तो टेंशन क्या हो गया 900 अपॉन में इसका रो देखो, जल्दी से देखो क्या है रो इसका, तो इसका रो है 8.1 इंटू 10⁻3। बस हो गया काम हमारा, 8.1 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम नहीं दिया हुआ है। तो यहां से आ गया हमारे पास में 30 अपॉन में 9 इंटू 10⁻⁻2, सीधा लिख दिया है मैंने। यहां से हमारे पास में आ गया 3000 अपॉन में 9 मीटर पर सेकेंड। अब हम यहां से फिर से फॉर्मूला AR अपॉन में AI लगाएंगे तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1, मतलब कि कॉपर वाले में से किसको घटा देना है, एल्यूमिनियम वाले को। तो 3000 बाई 9 माइनस 600 अपॉन में क्या हो जाएगा 3000 बाई 9 प्लस 600। अब इसको सॉल्व कर लो। जैसे ही तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहां से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास में 54 में से 3000 घट गया तो 24 2 4 पे 00 और इधर हो जाएगा 54 और 3 हो जाएगा 84 पे 00। अब यहाँ से काटो, सही चल रहा है ना, देख लेना सही से चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास में 12 अपॉन में ये हो जाएगा 42 42। यहाँ से आ जाएगा 6 अपॉन में 21। यहाँ से आ जाएगा 2 अपॉन में 3 to 7। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, बोल दे इसकी वैल्यू हो जाएगा 0.22 और इधर हो जाएगा तुम्हारे पास में 8 समथिंग, यानी कि लगभग 0.3 के आसपास में आ रहा है। देखो अगर ऑप्शन में कोई 3 है तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे 0.3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ द रिफ्लेक्शन फैक्टर AR बाई AI फ्रॉम द ट्रांसफर वेव इज द, तो यानी कि हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी भी होगा। तो ए का आंसर जो है ए भी है और डी भी है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। तो आगे की हम लोग प्रस्थान करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो टाइमिंग लगते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, मैंने पहले बताया था कि आप एडवांस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगेगा टाइमिंग। अब कहता है ए मेटल वायर ऑफ लेंथ L, एक मेटल का वायर है जिसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, यंग्स मॉडुलस Y मतलब दिया हुआ है, इज stretch वेरिएबल फोर्स force F is always slightly greater than the elastic force, मतलब इलास्टिक फोर्स जो लगेगा, जो उसको क्या है कि स्ट्रेच करने वाला जो फोर्स लगेगा उससे थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब ही ज्यादा है। तो कहता है कि रेजिस्टेंस इन द वायर, उसके बाद कहता है कि व्हेन द इलोंगेशन ऑफ वायर इज स्मॉल एल, यानी कि ये दिया हुआ है डेल्टा एल के बारे में बात कर रहा है। और क्या क्या चीज दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ, कैपिटल एल दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। जब ऐसा बातें दिया हुआ हो तो हम लोगों ने चीख चीख करके पढ़े थे, जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन बोला था। अगर ये भी नहीं याद होगा तो एक और फॉर्मूला बोला था 1/2 यंग्स मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन का क्या लिखवाया था, होल स्क्वायर। चलो इस पे लगते हैं। पोटेंशियल एनर्जी
नथिंग बट द वर्क डन बाय द फोर्स बोल सकते हैं। चलिए अपन में वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू में कैपिटल एल है, एरिया इंटू में लेंथ लिख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। आगे तो अगर मैं बोलूं पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो बोलोगे क्या, 1/2 यंग्स मॉडुलस इंटू स्मॉल एल बाई में कैपिटल एल का स्क्वायर। अब ये कहां से लिख दिया, यही समझ में नहीं आया होगा, कहां से लिख दिया। आपको याद है क्या, स्ट्रेन का फॉर्मूला जो था हमारे किताबों में लिखा था, हमारे दिलों में बसता था, वो था डेल्टा एल बाई में कैपिटल एल। डेल्टा एल जो दिया हुआ है हमारे लिए स्मॉल एल, और कैपिटल एल जो है हमारे लिए लेंथ दिया हुआ है। ये हमारे क्या है कि दिमागों में, मतलब कि जीभ पे, यानी कि क्या कहते हैं, मुंह पे याद होना चाहिए फॉर्मूला। तो यहाँ से जैसे आप सही से लिखोगे तो 1/2 यंग्स मॉडुलस ए एल स्क्वायर बाई में एल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी नथिंग बट क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय द फोर्स, जो स्ट्रेच कर रहा था वही फोर्स था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 पे चलो। देखो ऑप्शन नंबर 1 ये चीख चीख कर बोल रहा है कि हाँ यही चीजें हमको बताने की कोशिश करो तुम। यहाँ पे यही चीजें तो बताया हम लोग ने, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। जैसे ये ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, खत्म कहानी, कहानी खत्म, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर 3 द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, ये भी क्या होगा, वही पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है घुमा फिरा करके। मोर देन वन ऑप्शन इज द राइट, पहले लिखा हुआ रहता है तो इसलिए ये भी सही हो गया। अच्छा नॉन हीट, नो हीट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलोंगेशन, इलोंगेशन के टाइम में हमने एक स्पेशल नोट करके लिखवाया था कि इलोंगेशन के टाइम में कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं होता है। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी भी हो जाएगा। कमाल की बातें हो गई ना। यहाँ पे क्या आया, ए भी आंसर है, सी भी आंसर है और डी भी आंसर है। देखो एडवांस में एक क्या है हमारे लिए प्रॉफिट, कि अगर किसी बंदे ने ए आंसर करके आ गया, सी और डी छोड़ दिया, तो एडवांस के अंदर में क्या होता है, ए अगर करके आया हो, अगर 3 आंसर है तो 1 नंबर मिल जाएगा आराम से। अगर मान लेते हैं 2 करके आए हो तो 2 नंबर मिल जाएगा आराम से। 3 भी दे देगा, वो लिखा रहता है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। लेकिन क्या हमारे पास में 3 आंसर था, तीनों के तीनों हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 जो था थोड़ा सा आसान था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कहता है कि एन इंसुलेटेड कंटेनर, कंटेनर क्या है, इंसुलेटेड है, इज फिल्ड विथ आइस एट 0 डिग्री, और उसको 0 डिग्री पे क्या किया गया है, फिल्ड कर दिया गया है। अनदर कंटेनर इज फिल्ड विथ वाटर, और दूसरा जो कंटेनर है उसको फिल्ड किससे किया गया है, वाटर से, जो क्या है 100 डिग्री पे है। यानी कि ये जो है बच्चा ये खौलता हुआ पानी है, मतलब कि बॉयल करते हुए, बॉइलिंग ऑफ दैट पानी, मतलब कि खौलता हुआ पानी है जैसा एक्सपेक्ट। और उसके बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया गया है, अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। द कंटेनर कनेक्टेड बाय वेरियस थिक मेटल रॉड, मतलब कि क्या किया गया है, दोनों कंटेनर को एक मेटल के रॉड से कनेक्ट कर दिया गया है। एक से नहीं, एक से ज्यादा मेटल से कनेक्ट कर दिया गया है। अब कहता है थ्रू द वॉल ऑफ द कंटेनर सो इन द फिगर, फिगर के अंदर में हम लोग को दिख रहा है। अब कहता है कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या बोलता है कि एक कॉपर रॉड इज यूज्ड, ऑल आइस मेल्ट इन 20 मिनट। जब अगर कॉपर रॉड, यहाँ पे जो हम लोग ये मेटल का रॉड है, अगर तूने कॉपर का रॉड यूज किया, किसका, कॉपर का, अगर तूने कॉपर का रॉड यूज किया तो क्या होगा, 20 मिनट के अंदर में आइस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे भैया, खत्म कहानी, यानी कि ये पानी बन जाएंगे। फिर कहता है कि अगर स्टील का रॉड लोगे, किसका रॉड लोगे भैया, स्टील का रॉड लोगे, तो कितना टाइम लगता है मेल्ट होने में, 80 मिनट का लगता है। तो कहता है एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में कि बोथ रॉड आर यूज्ड इन सीरीज, अगर दोनों रॉड को, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों रॉड को सीरीज में रख दे तो कितना टाइम लग रहा है, T10। अच्छा यही बोल रहा है निकालने के लिए, इसका मतलब
T10 both rods are used in parallel। अगर हम पैरेलल में यूज करें तो T20 लग रहा है भाई, 2020 नहीं है, T20 लग रहा है। तो इसका मतलब है हमारे को T10 और T20 का वैल्यू निकालना है। देखो T10 और T20 का वैल्यू निकालना है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने कहानी पे। जैसे ही हम लोग आ जाएंगे अपने कहानी पे, तब देखो कहानी कैसे शुरू होता है। हम लोगों ने अगर आपको याद हो तो हीट ट्रांसफर जो होता था ना, वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता था। कहां से होता था? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और वहां पे हम लोगों ने एक हीट करंट Q बाई टी इज इक्वल टू लिखते थे के ए इंटू में डेल्टा टी अपॉन में एल लिखते थे। ठीक है, इज इक्वल टू, इसी को हम लोगों ने भी पी भी बोल देते थे। याद होगा आपको, एकदम याद ही है, सबको याद है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आइए, अब हम लोग यहां से अगर मैं कॉपर वाले के लिए लिखूं तो कॉपर वाले के लिए क्या लिखूंगा सर? P1 इज इक्वल टू क्यू बाई में T1, और इधर जो है वो लिख देते हैं के ए अपॉन में एल। अच्छा, के की जगह पे K1 होगा, लेकिन एरिया ए और एल जो है वो सेम है, क्या कि उसमें दे नहीं रखा है, कोई भी वैसा बात कर नहीं रखा है, तो हम लोग सेम ले लेंगे। इंटू डेल्टा टी क्या हो जाएगा हमारे पास में? 100 डिग्री हो जाएगा। ये बात हो गई। इसी तरह से अगर तुम बोलो स्टील वाले के लिए, तो स्टील वाले के लिए क्या लिखोगे? Q बटा में T2। अच्छा, Q सेम क्यों रहा? क्योंकि जो Q है वही हीट जो होगा दोनों केस में उतना ही ट्रांसफर होने वाला है। तो इज इक्वल टू क्या लिखोगे तुम? K2 A अपॉन में L इंटू में 100। ये भी लिख दोगे तुम आराम से। अब जैसे ही इसको सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे T1 T2 का रिलेशन आ जाएगा। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, अच्छा हमको सीरीज कॉम्बिनेशन चाहिए, तो सीरीज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? बहुत जल्दी से बता दो। तो सर सीरीज के लिए क्या होता है याद रखना, P1 इंटू में P2 अपॉन में P1 प्लस P2। अब इसका वैल्यू पुट करो। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो टी ऑफ द सीरीज जो होगा ना, एकदम याद रखना T1 प्लस T2, सब लिखवा रखे हैं कॉपी के अंदर में, पूरा एकदम कंठस्थ करवा रखे थे। तो यहां से हम सीधा 20 प्लस में 80 बराबर क्या लिखेंगे? 100 मिनट लिख देंगे। सीधा सा बात, नो बकवास। अब P1 की वैल्यू तुम यहां से पुट करना ना, और P2 की वैल्यू कहां से पुट करोगे? यहां से पुट करोगे भाई। और P की वैल्यू कहां से पुट करोगे? यार गजब बात है। P की वैल्यू ये वाला पुट कर दो ना, P ऑफ द सीरीज यही वाला उठा करके पुट कर दो, क्या दिक्कत है? Q बाई में ये, ओहो क्या हो गया, एक मिनट सॉरी, हाँ Q बाई में T, या इसकी वैल्यू यहां से उठा करके पुट कर दो। जैसे पुट करोगे यही रिलेशन आएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो राइट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्या कर दिए? राइट कर दिए। अब इसी क्वेश्चन के अंदर में, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर में अगर पैरेलल में ऐड किया गया है, क्या चीज में ऐड किया गया है? पैरेलल में। अगर मैंने बोला थोड़ा सा, हाँ पैरेलल के अंदर में ऐड किया गया है, PA होगा, गलती हो गई है, माफी मांगता हूं मैं आप लोगों से, थोड़ा सा लिखने में कभी हो जाता है ना। अरे यार, सेकेंड वाला केस क्या था? इन अ पैरेलल, पैरेलल के अंदर में, तो पैरेलल वाले के अंदर में क्या होता था याद रखना है इसको भी। पैरेलल वाले के अंदर में टाइम जो होता था पैरेलल के लिए, वो क्या होता था? T1 इंटू में T2 अपॉन में T1 प्लस T2। कैसे लिखते थे याद करना, हम उस समय लिखवाए थे 1/T पैरेलल इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2। और यहां से हमने बोला था आपको कि सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो T1 जो है 20 और T2 जो है हमारे पास में वो है 80। अपॉन में हम लोग क्या लिखेंगे? 20 प्लस क्या लिखेंगे? 80। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 20
20 मल्टीप्लाई 80 और 20 मल्टीप्लाई 80 अपॉन में 100। अब क्या होगा कि यहाँ से एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, यानी कि 16 मिनट। अब देखो इसका हम प्रूफ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमने समझा दिया था और बता रखा है। अगर आपको डाउट होगा कॉपी खोल के देखिएगा, वहां पे सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं है बट डेटा अलग है और करवाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास में हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, राइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी। याद है तो सब करके आए होंगे, ये तो बहुत ही आसान था। एडवांस की अगर तैयारी कर रहे तो करके तो आना पड़ेगा ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है एज शो इन द फिगर, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बहुत आसान है। एज शो इन द फिगर P and Q are two coaxial conducting loops separated by some distance। दो coaxial loop है जिसको सेपरेट किया गया है कुछ डिस्टेंस पे। when the switch S is closed, जब स्विच S को क्लोज कर दिया जाता है, ये स्विच S है जिसको क्या कर दिया गया है बच्चा, क्लोज्ड कर दिया गया है। A clockwise current, a clockwise current IP will be the developed। अब सोचो IP will be developed and seen by E के थ्रू, मतलब I के थ्रू यहां से कोई बंदा अगर देख रहा है तो उसको क्लॉकवाइज दिख रहा है, मतलब ऐसे खड़ा हो जाओ और उसके बाद में यहाँ पे एक क्या रखा हुआ है, कॉइल रखा हुआ है जिसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है। तो इसमें करंट कैसे जाएगा, ऐसे क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या होगा, इस वाले के अंदर में जो बंदा देख रहा है उसको कैसा फील हो रहा है कि यहाँ पे जो है ना नॉर्थ है और इधर साउथ फील हो रहा है। अब सोचो जब करंट इंक्रीज करेगा, वही बातें हैं इंक्रीज और डिक्रीज, क्या कांस्टेंट पे तो होगा नहीं, तो इंक्रीज और डिक्रीज की बात है। अब सोचो करंट को इंक्रीज करा रहे हो, जब करंट को ही इंक्रीज करा रहे हो, बच्चा समझने की कोशिश करो, करंट को इंक्रीज करा रहा है तो इस वाले कॉइल के अंदर में क्या बनना चाहिए, इस वाले कॉइल के अंदर में अब ये वाला कॉइल जो है ना अपना साउथ इधर प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, अपना नॉर्थ इधर प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि आप क्या लेंज लॉ कहता था, लेंज लॉ क्या कहता था, लेंज लॉ ये कहता था कि जब भी किसी कॉइल, एक कॉइल के थ्रू दूसरे कॉइल के अंदर में मतलब उसका इफेक्ट आता था तो वो उसको अपोज करता था। अगर याद हो तो लेंज लॉ, फैराडे लॉ जो हम लोग पढ़े थे, ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता था माइनस डी फाई अपॉन में dt था। ये माइनस जो साइन था ना वो लेंज लॉ के थ्रू आता था, और लेंज लॉ क्या करता है, जो प्रोड्यूस करता है वही उसको अपोज करता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि Q1, तो Q1 का डायरेक्शन क्या होगा, I Q1 की डायरेक्शन क्या होगा, सोच के बताओ। I Q1 की डायरेक्शन क्या होगा, जल्दी से I Q1 की डायरेक्शन। अब देखो इधर से कोई बंदा अगर देखेगा तो I Q1 क्या होना चाहिए, अब जो अपोज है साउथ इसके लिए, तो इसका मतलब इसके अंदर में जो करंट फ्लो होना चाहिए, देखो ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तुम यहां से देख रहे हो और ये लूप है, इसके अंदर में करंट इधर से फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्लॉक या एंटी, हमारे तरफ से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये जो है I Q1 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। जब एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी जब आ गया है यहाँ पे तो I Q2 क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जब हम डिक्रीज कराएंगे तो अपोजिट हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। ये तो बहुत आसान था, क्वेश्चन कर दिए होंगे। रिस्पेक्टिवली क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, नहीं पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज। देखो कोई नहीं है क्या ऑप्शन, बोथ आर क्लॉकवाइज, नहीं ये भी नहीं, बोथ आर एंटी क्लॉकवाइज, नहीं, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन है डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया यहाँ पे, राइट हो गया। तो आई थिंक यहाँ तक में कोई डाउट नहीं हुआ होगा। जल्दी से इसको करिए, उसके बाद में हम लोग जो है इस क्वेश्चन को भी बाद में करेंगे, पहले इसको करते हैं, जल्दी जल्दी करना है कंप्लीट, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है हमारे पास में। जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या है, ए यूनिफॉर्म वर्टिकल सिलेंडर इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, कोई एक वर्टिकल सिलेंडर रख दिया गया है और उसको रिलीज कर दिया गया है रेस्ट से। रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, एंड इट लोअर एंड जस्ट टच द लिक्विड, लोअर एंड जस्ट टच करने वाला है द लिक्विड सरफेस ऑफ द डीप ऑफ द डीप लेक।
द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिलेंडर इज, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा सिलेंडर का, बात इस पे आ गई है। अब हमने बच्चा बताया था कि जब तुम डूब रहे होते हो, जब भी कोई इंसान पानी के अंदर में डूबता है तो नीचे से कौन सा फोर्स लगता है, बायोंसी फोर्स लगता है। इसका मतलब क्या है कि इंसान डूबने की कोशिश करता है, मरने की कोशिश करता है, लेकिन बायोंसी फोर्स क्या करता है, बच जाओ। यहाँ पे भी वही बात लगेगा। आ जाओ बात करते हैं। बोलो इसके कारण नीचे की तरफ क्या लगने वाला है, mg। अच्छा ये वाटर के कारण इसके ऊपर में क्या लगने वाला है भैया बताइए, FB। FB मतलब फेसबुक नहीं है, FB मतलब बायोंसी फोर्स। अच्छा जब ये नीचे आ रहा होगा तो उस समय क्या मास इंटू एक्सेलरेशन से नीचे भी जा रहा होगा एक फोर्स, इफेक्टिव मास, जो इफेक्टिव फोर्स जो होगा वो क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब कोई बंदा बोलेगा कि सर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, हाँ लिख दो, mg माइनस FB इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हम बोलूंगा बहुत अच्छा किया आपने इसको लिख दिया। जैसे ही आपने इसको लिख दिया, अब देखो यहाँ पे तो मास तो दिया ही नहीं है, हम मास को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसके डेंसिटी दिया हुआ है, तो हम मास इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं बोलो, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। अब देखो डेंसिटी तो हमारे पास में क्या दिया हुआ, डेंसिटी यानी कि यहाँ पे ये थोड़ा सा काट दो, यहाँ पे डेंसिटी क्या दिया हुआ है बच्चा, यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा, तो सिग्मा लिखेंगे। वॉल्यूम क्या लिखेंगे, तो एरिया इनटू में लेंथ। सिंपल सी बात हो गई, यहां तक बात हो गई। अब आते हैं हम लोग FB के लिखने के लिए। अब भाई साहब जैसे ही बात होगी FB का, तो यहां पे पहले पुट कर दो, कहोगे वैसा पुट कर दो, लिख दो सिग्मा ए एल इंटू में जी माइनस। अब जब भी बात करेंगे FB की, तो FB के अंदर में देखो अब कुछ पार्ट जो है इसका नीचे चला गया होगा, मान लो कि ये वाला पोर्शन जो होगा इसका नीचे चला गया होगा भाई। अच्छा ये वाला पोर्शन चला गया, इसका मतलब ये वाला पोर्शन कितना गया होगा, मान लेते हैं कि x गया होगा नीचे, मान लेते हैं कि x नीचे गया होगा। अच्छा बायोंसी फोर्स क्या होता था, तो जो लिक्विड डिस्प्लेस होता था उसका वॉल्यूम इनटू में लिक्विड का क्या लेते थे, डेंसिटी लेते थे, इनटू में g लिखते थे। अब बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो सर एरिया इनटू में x पार्ट, अगर x पार्ट डूबा हुआ है तो x से मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया इनटू में x। ये थोड़ा सा कलर बार बार चेंज कर ले रहा है, एरिया इनटू में x, ठीक है ना, ठीक है। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट, एरिया इनटू x, रो तो रो हो गया और g तो g हो गया, पुट कर दो यहाँ पे। जैसे ही तुम पुट करोगे तो क्या लिखोगे, ax रो जी, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ax रो जी, और इधर क्या लिखोगे, सिग्मा a इंटू एल इंटू में एक्सेलरेशन। सिग्मा a से सब पे डिवाइड कर दो, तो सिग्मा a एल जी बटा में सिग्मा a एल माइनस ax रो जी अपॉन में सिग्मा a एल इज इक्वल टू क्या लिखोगे, a लिख दोगे, ठीक है ना। यहाँ पे सिग्मा और सिग्मा एल से कट गया तो g बच जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे a से इसको कैंसिल आउट करो, बाकी कुछ कैंसिल आउट नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ऊपर तो रो बच जाएगा और नीचे सिग्मा बच जाएगा तेरा। अच्छा उसके बाद g बच जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, l बच जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, x बराबर a। यहां तक फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो a का एक रिलेशन आया हमारे पास में, a का एक रिलेशन आया, a इज इक्वल टू, ये चेंज मत रखो यार, a इज इक्वल टू क्या आया था रिलेशन, देखो पीछे देखो, g माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, ये क्वेश्चन अभी बाद में करूंगा, तो क्या हो रहा है,
जी माइनस क्या लिखोगे, जी माइनस, यार रुक जा और ज्यादा ऊपर नीचे हो जा रहा है, जी माइनस रो बाई सिग्मा जी बाई एल। तो यहाँ पे लिखोगे रो बाई सिग्मा और जी बाई एल एक्स, यही लिखोगे। अब हमें तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट निकालना तो कैसे करेंगे, तो सर एक्सेलरेशन तो वेरिएबल है, तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो इसका एक फॉर्मूला होता है v dv बटा में dx, ये बार बार चेंज मत हो यार, v dv बटा में dx इज इक्वल टू g माइनस रो बाई सिग्मा g बाई में l इंटू में x। g से हम लोगों का g बच गया था, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहां से v इंटू में dv इज इक्वल टू g माइनस रो बाई सिग्मा और इधर हो जाएगा g बाई में l इंटू में x, और इसी को दोनों तरफ इंटीग्रेट, अच्छा dx छूट गया है तो dx लगा दो यहाँ पे। अब दोनों तरफ क्या कर दो भैया, इंटीग्रेशन। अच्छा इंटीग्रेशन पहले करने से पहले कुछ चीजें दिया हुआ है क्या, g बाई, देखो यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर और सिग्मा बाई में रो की वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, तो क्यों नहीं इसको हम लोग पुट कर दें यहाँ पे। अच्छा तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे g, अच्छा इसको dx इधर लिख देते हैं का इंटीग्रेशन, इधर क्या लिखते हैं सिग्मा बाई रो की वैल्यू दिया हुआ तो ये 2 हो जाएगा, अच्छा g हो जाएगा और नीचे l की जगह पे 4 लिख दे रहा हूं सीधा, 4 मीटर दिया हुआ है तो इंटू में x dx हो जाएगा। अब तुमको बहुत आसान लगेगा, इधर क्या करना है और इधर क्या करना है, इंटीग्रेशन इनिशियली एट रेस्ट, इसका मतलब जीरो वेलोसिटी, कुछ देर के बाद वेलोसिटी v, इनिशियली मान लेंगे जीरो, चला कितना गया होगा सोच के बताओ, चला कितना गया होगा सोच के बताओ, x चला गया होगा, मान लेते हैं अभी x चला गया होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में कहता है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिलेंडर इज, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा कि पूरा वेलोसिटी जो होगा, टॉप ऑफ द मोस्ट वाला जो वेलोसिटी होगा इसके रॉड का क्या हो जाए, पूरा वेलोसिटी जीरो, यानी कि पूरा का पूरा नीचे चला जाए और उसके बाद में डूब जाए, वहीं पर रुक जाए, यानी कि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बात यहाँ पे ये था। तो यहां से पहले तो इसको सॉल्व करो, हमारे पास में आ जाएगा वी स्क्वायर बाई में 2 इज इक्वल टू जी एक्स, माइनस में आ जाएगा इधर g बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई में भी 2, यही आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वेलोसिटी जीरो हो जाए तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं माइनस जी एक्स इज इक्वल टू माइनस जी बटा में 4 एक्स स्क्वायर, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 मीटर, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी वो 4 मीटर पे होगी। कहीं ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कहीं पे डाउट हो तो बता दीजिएगा, अदरवाइज ये तो आपके घर पे पहुंच ही जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में वेव ऑप्टिक्स से, यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट से है ये क्वेश्चन। चलो, एक यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था। यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट के अंदर में अगर तुमको याद हो तो S2P माइनस S1P इज इक्वल टू क्या लिखते थे, D साइन थीटा लिखते थे नॉर्मली, अगर सिंपल दिया हुआ होता था तो। अच्छा, अगर मान लो, पहले समझने की कोशिश करो इसको, तब बाद में इस कंसेप्ट को समझना। ये S2 है और क्वेश्चन को समझना, ये S1 है। अच्छा, कहीं एक जगह पे अगर हम स्लिट लगा देते थे, तो एक जगह पे स्लिट लगा देते थे तो हमारे पास में जो मैक्सिमा बनता था उसका क्या फॉर्मूला था, तो उसका फॉर्मूला था डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, सीधा लिख रहा हूं, म्यू माइनस 1 इंटू में इसका थिकनेस, यानी कि हम लोग डी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में थिकनेस भी डाल सकते हैं।
अब ये अगर कंसेप्ट थोड़ा बहुत अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा, अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो गिवन फिगर शो द वाइडियस एपर कर रहा है इन द इंसिडेंट ऑन अ स्लाइड S1 एंड S2। S1 S2 का वैल्यू यानी कि स्मॉल d की वैल्यू यहां से यहां तक की वैल्यू कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2/3। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, पेन चेंज कर देता हूं। क्या दे रखा है यहाँ पे 2/3। चलो भाई 2/में क्या दे रखा है यहाँ पे 2/3 दे रखा है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम लोग 2/3 दे रखा है। अब कहता है कि एट द एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल 30 डिग्री, ये दिख रहा होगा आप लोग, यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे इस रे को गिराया गया है। ठीक है ना, 30 डिग्री के एंगल पे। तो कहता है कि द मीडियम ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द स्लिट्स इज वाटर मीडियम। मतलब इधर वाला जो है ना भैया, ये क्या है हमारे पास में, इधर वाला भैया जो है ये वाटर है। क्या है भैया हमारे पास में, वाटर। अच्छा, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 ये दिया हुई है। अच्छा, टू ऑब्टेन द सेंट्रल मैक्सिमा एट पॉइंट P। अब पॉइंट P पे सेंट्रल मैक्सिमा मिलना चाहिए। हमको कहता है कि सेंट्रल मैक्सिमा यहां पे मिल रहा है। और ग्लास स्लैब 3/2 इनसाइड वाटर इज इंट्रोड्यूस इन द फ्रंट ऑफ S1। ग्लास स्लैब जो है S1 के सामने, यानी कि इन द फ्रंट ऑफ S1 क्या कहा है कि ग्लास स्लैब लगा दिया गया है। खत्म कहानी। द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब रिक्वायर्ड, कितना थिकनेस की रिक्वायरमेंट होगी कि सेंट्रल मैक्सिमा यही P पॉइंट पे ही बनना चाहिए। तो हम लोगों को अगर एयर होता, अगर कुछ नहीं तो एयर होता तो क्या लिखते हैं, d sin थीटा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। सिंपल लिखते हैं ना भैया। अच्छा, यहाँ पे एयर नहीं है, अब क्या है, एयर के जगह पे क्या है, वाटर मीडियम है। तो जो भी मीडियम होता है ना, तो हमने बताया था उस समय कि जो जब भी कोई दूसरा मीडियम होता है ना भैया, तो क्या करते हैं, उस मीडियम का हम लोग क्या करते थे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से क्या कर देते थे, उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से हम लोग, उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से, एक बार देखो पेन का कलर जो है कम अपने खुद ही चेंज हो जाता था। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, म्यू ऑफ वाटर डी साइन थीटा साइन 30 डिग्री बराबर। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 तो क्या होता था, एयर का होता था, तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू ऑफ ग्लास माइनस म्यू ऑफ वाटर इंटू में टी। सिंपल है। आपको अगर पता नहीं चल रहा है कैसे हो रहा है, तो आप प्लीज कॉपी को जाकर करके एक बार रिवाइज कीजिए। 2/3 इंटू साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा आपके पास में ग्लास का कितना दिया हुआ है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपने पास में 3/2 माइनस 4/3 और इंटू में टी। यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4/9 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 1/6 इज इंटू में थिकनेस। यहां से 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, यहां से हमारे पास में आ जाता है 8/3 mm की रिक्वायरमेंट होगी। अगर कोई ऑप्शन है तो ठीक है, ये तो सबका हो गया होगा सॉल्व। हाँ, बहुत ही आसान था, डी ऑप्शन था, बहुत ही आसान, सबका सॉल्व हो गया था। मैक्सिमम बच्चे का मैंने भी देखा था, सही बात है। तो चलो, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लॉन्ग वायर है ABC is made by joining two wires AB and BC। एक लॉन्ग वायर था, AB और BC से ज्वाइन किया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया गया है। कहता है कि इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब दोनों का जो है लंबाई मोटाई जो है सेम है, मोटाई मतलब कि सेम है। क्रॉस सेक्शन AB हैज द लेंथ 4.8 मीटर। AB का जो लेंथ है ये दे दिया भैया, गेम कर दिया ना, 8 मीटर, और मास है 0.12 kg। यहाँ पे
0 नहीं है, 0.12 kg है, ठीक है। दूसरे वाला का है मास 2.56 और 0.4 kg। यही बात होगी, देख लेंगे। अगर मान लेते हैं कि 0.01 पे अगर नहीं आता है, क्या देखो कोई बंदा यहाँ पे 0.12 लिखता है ना, इसलिए गलत लिखा गया होगा। चलो देखते हैं। द वायर इज अंडर द टेंशन ऑफ, और टेंशन दे रखा है भैया, टेंशन कितना दे रखा है 160 न्यूटन। चलो ठीक है। ए वेव वाई इज, अच्छा वेव का भी इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, मैं इधर क्यों लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। 3.5 साइन, और क्या लिखोगे इधर, के एक्स माइनस ओमेगा टी, यही तो दिया हुआ है। इज सेंड ए बी सी फ्रॉम द एंड ए से इसको भेजा गया। नो पावर इज डिसिपेट ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव कोई पावर डिसिपेट नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन में कहता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्शन वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्शन वेव, अभी हमने आज चर्चा किया था। एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्शन वेव मतलब ए आर की वैल्यू, ए आर की वैल्यू क्या होगा, V2 माइनस V1 बटा में V2 प्लस V1, और इनटू में कर दो ए आई इनिशियल एम्पलीट्यूड। अच्छा इसी तरह से अब देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। अच्छा तो निकालना भी पड़ेगा, ठीक है। V1 V2 अब निकालना है हमको, कैसे निकालोगे V1 V2, चलो तो V1 V2, तो वेलोसिटी इन ए बी क्या लिखोगे सर, टेंशन जब दिया हुआ है तो टेंशन लेने का नहीं, ये वाला फॉर्मूला लगाने का, यही बात हो गया था। अच्छा ये वाला फॉर्मूला सर, एक और फॉर्मूला था T अपॉन में म्यू, म्यू वाला भी तो फॉर्मूला था। यहाँ पे मास और लेंथ दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू वाला लगाएंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ए बी, यानी कि V1 की वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, टेंशन 160 अपॉन में, टेंशन दे दिया है अपने पास में 4.8 मीटर है और 0.12 kg है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.12 बटा में 4.8। म्यू का वैल्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब इसको सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो। सॉल्व जैसे करोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 160 अपॉन में 12, और ऊपर चला जाए 12 बाई में 480, इसको करोगे 40 टाइम में कट जाएगा, तो यानी 6400 पे अंडर रूट। जैसे 6400 पे अंडर रूट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 80 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अब इसी तरह से सेकेंड वाले के लिए भी कर लो ना भैया, बी और सी के लिए। तो टेंशन तो अभी भी सेम ही है, टेंशन में तो कोई जरूरत है ही नहीं, म्यू पुट करना है। टेंशन हो गया 16 अपॉन में मास, उस देख लो मास कितना दे रखा है इसका 0.4 kg एंड 2.56। देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है ना, तो इन क्वेश्चनों के अंदर में भाई ऐसा तो देगा कि जो कट जाए, तो 0.46 ऐसा ही था ना, कुछ 0.4 था, ओके सॉरी क्या था हमारे पास में 0.4। अच्छा अपॉन में क्या था, अपॉन में था 2.56, यही था ना। लेंथ देख लो, लेंथ देख लो, लेंथ लेंथ किधर गया, लेंथ है हमारे पास में 2.56, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसका, इसका अंडर रूट लगा देते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 60 इंटू में 256 अपॉन में क्या हो जाएगा 4, और ये इधर हो जाएगा 256, यानी कि एक शून्य और बढ़ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि नीचे 2 है का अंडर रूट, इससे इसको काट दो, इसका इससे काट दो, तो 16 तो 4 से कट जाएगा ये, तो 4 यानी कि 2 इंटू में 16 यानी कि 32 आ जाएगा। अब देखो अगर तुम्हारे पास में IIT एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो ये जोड़ घटाव में कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यही बात हो गई। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, लगा देते हैं फॉर्मूला। तो
ओके, जैसे ही लगाओगे तो क्या हो जाएगा 32 माइनस 80 अपॉन में 32 प्लस 80 इनटू में इनिशियल, देखो इनिशियल वेव का इक्वेशन दे रखा है 3.5, तो यानी कि इनिशियली क्या करेंगे यहाँ पे 3.5 हम लोगों ने पुट कर दिया। यहाँ से जो वैल्यू आएगी अगर तुम सही से सॉल्व कर पाओगे तो ये हो जाएगी तुम्हारा 48 माइनस 48 और नीचे हो जाएगा 112 इंटू 3.5। अब इसकी वैल्यू कितना हो सकती है, सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करके बताओ। किसी के पास कैलकुलेटर है तो निकालो और सॉल्व करो, नहीं है तो चलो हम 24 से काटते हैं इसको, और इसको काटते हैं 5 6 से, इसको काटते हैं 12 से, इसको काटते हैं 28 से, इसको काटते हैं 6 से, इसको काटते हैं 14 से, इसको काटते हैं 3 से, आसान हो गया, इसको काटते हैं 7 से। अच्छा 3.5 है तो ये 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास में आया 3/2 यानी कि 1.5, माइनस में आया तो माइनस कंसीडर नहीं करते हैं, 1.5 कहीं पे ऑप्शन में है, तो यानी कि P का 2 आंसर होगा। क्या होगा P का आंसर 2 होगा। ये तो हमारा हो गया पहला, P का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, P का आंसर जो होगा वो 2 होगा। अब देखो P का आंसर 2 कहाँ पे है, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, अगर कैलकुलेशन गलती हो गई होगी तो उसके लिए सॉरी। एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, अब बात करते हैं सेकेंड वाले का, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। अब देखो एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव क्या होता था, AT इज इक्वल टू 2v2 बटा में v1 प्लस v2 इंटू में क्या है a इंटू आई था, 2 इंटू में 30 था ना, एक बार देख लेना यार कैलकुलेशन में अगर कहीं पे हो जाए तो उसके 32 था, ओके 0.15, चलो ठीक है देखते हैं 32, यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 32 अपॉन में नीचे हो जाएगा 112 का कि 80 अब प्लस में 32 जोड़ लो 8 के 11 तो 112 ही है, और इंटू में क्या हो जाएगा 3.5। चलो कोशिश करते हैं इसको भी कटने का, 5 6 16 से, ये 28 से, ये हो जाएगा 8 से, ये हो जाएगा 14 से, ये हो जाएगा 7 से, ये हो जाएगा 4 से, ये हो जाएगा 2 से, और यानी कि यहाँ दूसरे वाला का आंसर है 2। अब चलो तो हमारे पास में फर्स्ट का आंसर आ गया और सेकंड का भी आंसर आ गया, तो P का आंसर है 1 2, और P के बाद Q का आंसर है हमारे पास में 1। देखो तो P का आंसर है 2 और Q का आंसर है 1, फर्स्ट यानी कि C वाले में मिल रहा है, तो बाकी सबका सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मार देंगे। लेकिन अब बच्चा कोई पूछेगा कि अगर मान लो सर ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अच्छा ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है ना, पूछा जा सकता है कि नहीं जा सकता है, तो अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, बात ये आ गई हमारे पास में। तो पहले तो परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ द पावर, इसका फॉर्मूला हमने लिखवा रखा है, परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ द पावर के लिए, पावर फ्रैक्शन के लिए ऐसे लिखवाया था, पावर फ्रैक्शन आपको कॉपी में देख लीजिएगा, पावर फ्रैक्शन क्या था हमारे पास में 1 माइनस परसेंटेज में होता था, पावर फ्रैक्शन के लिए कुछ फॉर्मूला था, एक मिनट AR अपॉन में 80 था सर, AI था 80 ठीक है, AR अपॉन में 80 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1.5 इंटू में 1.5 अपॉन में 2 इंटू में 2। अब इसको सॉल्व कर लेना तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2.2
25 अपॉन में 4, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में 1.75 बाई में 4, यानी कि 0.4 के आसपास में 0.48 आ रहा है। कहीं पे गलती हो गई है, एक बार देखना पड़ेगा। तो ऐसे भी हमारा ऑप्शन जो है थर्ड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4.82, यानी कि यहाँ पे ये मिस्टेक हो रखा है। यहाँ पे होना चाहिए तो 0 पॉइंट कर करके होना चाहिए था वैल्यू। तो जो भी है ये थोड़ा सा एक बार देख लेना, मिस प्रिंट हो गया है, या तो उस वाले कॉपी में देख लेना कहीं उसमें क्या है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बाकी देख लेना, नहीं होगा तो बता देना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या चीज है। कहता है कि 2 गन्स सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द हिल, हाइट 10 मीटर, मतलब 10 मीटर के हाइट पे 2 गन को रखा गया है, ठीक है। वन शॉट जो है ईच विथ द सेम स्पीड 5√3 मीटर पर सेकेंड एट द सेम इंटरवल ऑफ द टाइम, सेम इंटरवल ऑफ द टाइम पे है। वन गन फायर हॉरिजेंटली एंड अदर इज द एंगल जो है 60 डिग्री पे जो है इसको फायर किया गया है, ठीक है। द शॉट जो है कोलाइड इन एयर एट अ पॉइंट पी, कहीं एक पी पॉइंट पे जो है ये कोलाइड कर रहा है। तो हमारे पास में बताना है एज्यूम द ओरिजिन ऑन द ग्राउंड एंड द बिलो द मजल एंड मोशंस ऑफ द शूट इज एक्स वाई प्लेन, ऐसा कुछ कह रहा है क्वेश्चन के अंदर में। तो फर्स्ट निकालना है टाइम इंटरवल बिटवीन द, देखो क्वेश्चन पहले समझो। क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला कि एक 10 मीटर के ऊपर टावर है, एक 10 मीटर का क्या है हमारे पास में टावर है। तो पहले टावर बना ही लेते हैं फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। एक 10 मीटर का ये टावर है। ओरिजिन हमको जो कंसीडर करना है वो करना है इसके यहाँ पे, ये है हमारा 10 मीटर का टावर। इसके ऊपर से गन से 2 बुलेट फायर किया गया है। एक बुलेट जो है हॉरिजेंटली फायर किया गया है 5√3 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरा जो है हमारे पास में 60 डिग्री से 5√3 मीटर पर सेकेंड से फायर किया गया है। अब देखो कहीं ना कहीं तो जाकर करके मीट करेगा, लेकिन उसने बताया है कि जो है ये जो कहीं यहाँ पे नीचे, ये मतलब जो है ना हॉरिजेंटली जहां से फायर किया गया उससे नीचे बिलो पॉइंट पे कहीं, तो ये ऐसे आया होगा और ये बंदा ऐसे आकर करके यहाँ पे कहीं पे मिला होगा। दिस पॉइंट इज द पी, यही बात हो गई। क्वेश्चन तो यहां तक दिया। अब कहता है कि इसके अंदर में द टाइम इंटरवल बिटवीन द फायरिंग ऑफ द फर्स्ट शॉट टू द इंस्टेंट ऑफ द कोलिजन, मतलब कि हमको सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में, जो फर्स्ट कितने देर के पहले और सेकेंड जो है कितने देर के बाद में क्या किया गया था शॉट जो है, तो टाइम निकालना है, मेन यही काम है हमारा। दूसरा क्या बोलता है कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मतलब कि निकालना है। अब उसके बाद कहता है जस्ट बिफोर द कोलिजन मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द वन शॉट, मतलब फर्स्ट शॉट विद रिस्पेक्ट टू द अदर शॉट। सिंपल सा बात होगी, समझ में आएगा क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इसको देखिए सॉल्व कीजिए, आप खुद से भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई होगा, मान लेने में क्या जाता है। अब सोचते हैं अगर मान लो हॉरिजेंटल वाला चल रहा होगा, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अभी, हॉरिजेंटल वाले के बारे में, अब दूसरे तरफ हम लोग ले लेते हैं जो इंक्लाइंड पे भेजा गया था, तो 60 डिग्री वाले पे। तो हॉरिजेंटल वाले के पास में वेलोसिटी क्या है, ये है 5√3 मीटर पर सेकेंड। इसको लिख दें हम लोग वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, x1 ले लेते हैं इसको। अच्छा और अगर मैं बोलूं वेलोसिटी इन y1 कितना हो जाएगा, तो 0। अच्छा कोई बंदा बोले कि ये यहां से यहां तक चला कितना है, तो x1 चला होगा भाई, x1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो, एक्सेलरेशन तो 0 है इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है भैया 0 है, क्योंकि x डायरेक्शन में इसे जा रहा है, एक्सेलरेशन तो नीचे लगता है भाई, इसलिए 0 है। इसका तो x1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, तो सीधा लिख दोगे
वी एक्स वन इंटू में t1 टाइम, कुछ टाइम t1 लगा होगा। अब जैसे ही तुम यहाँ पे लिखोगे तो क्या लिखोगे, 5√3 इंटू में t1 इज इक्वल टू x1। ये फर्स्ट हमारा इक्वेशन बन गया। अच्छा कितना y में कितना गया होगा, मान लेते हैं कि y में ये नीचे कुछ आया होगा, तो y1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मान लो तो क्या लिखोगे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था y1 में, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 था। लेकिन ये y में कितना ऊपर है, कि ओरिजिन हमको कहाँ लेना है, नीचे, तो y में कितना 10 से कुछ नीचे आया होगा, इसका मतलब 10 में से घटा देंगे 1/2 जी टी स्क्वायर, t1 का स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारे पास में, y1 हो गया। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। इसी तरह से अब देखो कि ये बंदा जो चल के गया है यहाँ से यहाँ, तो इसका भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे x2। अच्छा अगर y में चला होगा तो क्या बोलेंगे उसको, हम लोग y2 बोलेंगे। अच्छा पहले बताओ कि अगर कोई बंदा इस तरह से जा रहा है, ये है 5√3, तो इधर वाला वेलोसिटी क्या होगा, x में जो वेलोसिटी क्या होगा, तो बोलेंगे 5√3 cos 60 डिग्री। अच्छा y में जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, तो 5√3 sin 60 डिग्री। अभी तक में यही हुआ। अब देखो तो x1 x2 जो चला वो बंदा, वो कौन सा वेलोसिटी से चला होगा, बोलो, ये वाले वेलोसिटी से चला होगा, तो क्या लिखेंगे, 5√3 cos 60 डिग्री इंटू कुछ टाइम लगा होगा t2 का है कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन वाला काम नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैं बोलूं y2 कितना चला होगा बंदा, तो y2 तो भाई ऑलरेडी 10 चल चुका है, देखो ऑलरेडी 10 तो यहाँ से चल चुका है, क्या कि हमको जो है 0,0 जो है यहाँ पे लेना था, 0,0 जो है यहाँ पे लेना था, तो y में तो 10 ऑलरेडी चल चुका है। अब प्लस में ये वाला वेलोसिटी भी, यानी कि 5√sin थीटा वाला भी वेलोसिटी कुछ चलाया होगा, ऊपर ले गया होगा उसको, तो प्लस में 5√3 sin 60 डिग्री। अच्छा माइनस क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 1/2 जी, अच्छा t2 का स्क्वायर। यहाँ तक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम आसान था, एकदम सिंपल था। अच्छा सोचो दोनों एक जगह ही मिल गया है, तो इसका मतलब x1 मस्ट बी इक्वल टू x2 होना चाहिए और y1 मस्ट बी इक्वल टू y2 होना चाहिए, तभी तो दोनों मिलेगा एक ही जगह पे, अदरवाइज मिलेगा ही नहीं भाई। इसका मतलब जैसे ही तुम करोगे x1 इज इक्वल टू x2, x1 आया था 5√3 t1 और x2 आया था 5√3 cos 60 डिग्री इंटू t2। एक बार चेक कर लेते हैं क्रॉस सही है कि नहीं, cos 60 डिग्री इंटू t2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो t1 बराबर cos 60 1/2, तो 1/2 इंटू में t2, यहां से t2 की जो वैल्यू आई है ना भैया, वो 2 टाइम्स ऑफ द t1 आया है। खत्म करो यहीं पे। अब दूसरा हम लोगों की इक्वेशन y1 इज इक्वल टू y2, y1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, 10 माइनस में था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 माइनस 1/2 जी t1 का स्क्वायर बराबर, उधर था 10 प्लस 5√3 और साइन 60 डिग्री t2 माइनस में था 1/2 जी t2 का स्क्वायर। यहां से 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पुट कर दो, तो 1/2 इंटू 10 ले लेते हैं जी की वैल्यू, t1 के जगह पे t1 रहने देते हैं, t1 का स्क्वायर, ठीक है, t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या लिखोगे तुम, 5√3 साइन 60 होता है √3/2 इंटू t2 माइनस 1/2 जी, और यहाँ t2 के जगह पे ना हम लोग चेंज कर लेते हैं, t2 के जगह पे क्या चेंज कर लेते हैं, t2 की वैल्यू यहाँ से 2t1 ले लेते हैं, बार बार एक ही चीजें नहीं लिखेंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ द t1
होगा सही से तुम लोगों को, तो यहाँ से हम हटा देते हैं ताकि तुमको दिख जाए, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने 2 और इधर लिख दिया मैंने 2t1 और इधर लिख दिया मैंने g और यहाँ लिख दिया 2t1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास में फर्स्ट वाला बन गया 5t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या हो गया 5 3 जा हो गया 15/2, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 15 बच जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास में 15 बच जाएगा। तो 15 और क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे t1 माइनस, इससे इसको कैंसिल करो तो 5 और 5 इंटू 4 t1 का स्क्वायर, 5 4 जा 20, 20 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 15 t1 का स्क्वायर बराबर 15 t1, t1 से कैंसिल आउट, 15 से 15। अच्छा, t1 की वैल्यू जो आ गया हमारे पास में 1 सेकेंड आ गया। तो t2 की वैल्यू हम लोग यहाँ से आसानी से पुट कर सकते हैं 2 सेकेंड। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया, देखो समझाने में टाइम लग रहा है तो कोई समझा कर रहे थे, 2 सेकेंड आ गया। तो अब बताओ कि दोनों के बीच में, देखो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में 1 सेकेंड के बाद में, 1 सेकेंड के बाद में ये फर्स्ट वाला शॉट आया और 2 सेकेंड के बाद में सेकेंड वाला शॉट आया। इसका मतलब दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना रहा होगा 2 सेकेंड। क्यों, देखो 1 मिनट में ये यहाँ पहुंच गया था, अच्छा ये 2 मिनट में पहुंच गया, इसका मतलब 2 मिनट बाद पहुंचा है, इसका मतलब 2 सेकेंड होगा। तो इसका मतलब कोई है क्या 2 ऑप्शन में, देखो तो इसका हो गया, P का हो गया हमारे पास में 4 आंसर। P का क्या आ गया भैया, P का आ गया हमारे पास में 4 आंसर। इसका मतलब P का जो है हमारे पास में 4 है। अब आइए x कोऑर्डिनेट एट द इंस्टेंट, अब देखो P का 4 खोज लो कहीं पे भी, देखो P का 4 यहाँ पे भी है और P का 4 यहाँ पे भी है, तभी तुक्का नहीं लगा सकते हो। अब दूसरा वाला निकालना ही पड़ेगा, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। अब देखते हैं x कोऑर्डिनेट, यहीं पे लगा देते हैं x कोऑर्डिनेट, x1 निकाल लो ना, x1 में ही तो x1 बराबर x2 है, तो x1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे भैया, x1 इज इक्वल टू 5√3 इंटू t1 के जगह पे 1 सेकेंड, तो यानी कि 5√3 आ गया x1। अब y1 निकाल लो, काम हो जाएगा। तो y1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 10 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू t1 तो 1 है तो 1, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 से, यानी कि 5 आ जाएगा। तो एक आया हमारा x1 जो कोऑर्डिनेट आया 5√3 और x2 कोऑर्डिनेट आया जो हमारा y2 कोऑर्डिनेट आया 5। तो अब आ जाते हैं सेकेंड का, q का, बोलो q का आंसर क्या हो जाएगा 5√3 यानी कि 3 हो जाएगा। तो q के बाद में r का आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका, r का आंसर हो जाएगा 5 यानी कि 1। अब देखो कौन सा में है, p का है 4, q का है 3, r का है 1, तो s का ऑब्वियसली हो जाएगा क्या, यही आंसर है हमारा, यानी कि इसका आंसर जो है हमारे पास में, आंसर जो है हमारे पास में 1 है। बट अगर कोई बंदा बोलेगा कि भाई लास्ट वाला का भी तो बता दो आंसर, जस्ट बिफोर द कोलिजन मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी 1 और 2, तो जस्ट बिफोर द, तो अब क्या करोगे तुम, v1 v2 निकालना पड़ेगा तुमको। यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा v1 v2, तो v1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग फर्स्ट शॉट वाले के लिए, तो सर u1 प्लस में g इंटू में t लिखेंगे। अब देखो फर्स्ट वाले शॉट में हॉरिजेंटली चला गया था, क्या है, लेकिन उसने पूछा है y कोऑर्डिनेट में, तो फर्स्ट वाले में y कोऑर्डिनेट ये y के लिए लिख रहे हैं, y एक्सिस के लिए लिख रहे हैं, तो फर्स्ट वाले के लिए 0 हो गया। तो v1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सीधा लिख रहा हूं, चलता है क्या, v1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 10 इंटू में 1। अब माइनस में क्यों लिखोगे, क्योंकि नीचे जा रहा है तो माइनस लगा देना, तो ये हो गया v1 वेलोसिटी किसका, फर्स्ट वाले शॉट का। अब इसी तरह से सेकेंड वाले शॉट का y में लिखो, तो सेकेंड वाले शॉट का जब लिखोगे ना y में, तो इसका वेलोसिटी जो होगा uy
प्लस में क्या हो जाएगा G इंटू में T2। अब सोचो uy 0 नहीं है, uy 0 नहीं है, तुम देखो uy 0 नहीं है, ये क्या है 5√3 साइन 60 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया 5√3 साइन 60√3/2, ठीक है ना। अच्छा प्लस या माइनस, तो माइनस जी के जगह पे कितना 10, टाइम कितना लगा था दूसरे वाले को 20, यहां से तुम देखोगे तो ये हो जाएगा 15/2 -20, यानी कि 25 -25/2 -12.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, तो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है 2 के रिस्पेक्ट में 1 का, कि 1 के रिस्पेक्ट में 2 का, तो इसका मतलब ये लिखा जाएगा -10 -12.5। क्यों लिख दिया समझ में आया, रिलेटिव सब आता होगा आप लोगों को। तो देखो क्वेश्चन जो था आसान था, बस क्या किया गया है क्वेश्चन के अंदर में कि घुमा फिरा कर करके दे दिया गया था। तो एस का वैल्यू हमारे पास में 2.5, एस का वैल्यू जो है, इसका जो वैल्यू है 2.5, यानी कि एस का वैल्यू जो है 2। ऐसे भी हम लोग ऑप्शन नंबर ए क्लिक कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से क्वेश्चन को किया है। तो जल्दी से इसको कीजिए, बहुत देर का हो रहा है, बहुत देर लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं हम लोग, करना तो है। आइए अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अभी तो बहुत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है एसी सर्किट से। एसी सर्किट से हमारे पास में क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन एसी सर्किट से है, इसको सॉल्व करना है। आइए हम सॉल्व करना सिखाते हैं एसी सर्किट, पहले समझाते हैं क्या होता है, उसके बाद में हम इसको डील करेंगे। देखो हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो हमने बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ RLC सर्किट। पहले हम लोग सीरीज का ही बात करेंगे, फिर पैरेलल की भी बात करेंगे। जब भी हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ RLC सर्किट लिखते थे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज VR, इसके अक्रॉस VL और इसके अक्रॉस VC। हमेशा हम लोग अगर यहाँ पे V दिया हुआ है तो इस V की वैल्यू जो होती थी वो होता है VR का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर और माइनस की प्लस VC माइनस VL का क्या होता था होल स्क्वायर होता था। यहां तक की बातें क्लियर है? यहां तक की अगर बातें क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो इसी के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा था पावर फैक्टर। जो पावर फैक्टर की जो वैल्यू होती थी ना, वो होती थी, अगर मैं वोल्टेज के टर्म में लिखूं तो VR अपॉन में VC माइनस VL होती थी। ये दोनों पॉइंट को अगर तुम याद रखोगे तो इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं होना चाहिए, बट देखते हैं। अभी हम कह नहीं सकते हैं, जान भी हो सकता है पावर फैक्टर। और क्या लिख सकते हो इसी को, पावर फैक्टर को और क्या लिख सकते हो सोचो, R अपॉन में XC माइनस XL भी लिख सकते हैं। अच्छा कोई बंदा बोलेगा कि सर इसको हम VL माइनस VC लिख का होल स्क्वायर लिखें, तो ये भी सही है, लेकिन अक्सर जो क्वेश्चन के अंदर में जो होता है ना, अक्सर क्वेश्चन के अंदर में क्या होता है VC माइनस VL होता है। इसके लिए क्या होता है मैक्सिमम पावर फैक्टर कंसीडर किया जाता है, इसलिए ये सब चीजें होता है। तो इसके बाद की बात है। अब आ जाओ क्वेश्चन के अंदर में, आ जाओ क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ है सर्किट। आप लोग को सही से दिख नहीं रहा होगा तो मैं सर्किट एक बार बनाता हूं तब जाकर करके होगा। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर में सर्किट जो दिया हुआ है कुछ इस तरह से बनाया गया है, समझने की कोशिश कीजिए। ये इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से बनाया गया है। यहाँ पे 250 वोल्टेज है, और कुछ है क्या 250, सर V1 लिखा हुआ है, V2 लिखा हुआ है। आइए इनके बीच में एक पोटेंशियोमीटर जोड़ा गया है, यहाँ पे V1 लिखा गया है। इनके बीच में एक पोटेंशियोमीटर जोड़ा गया है, इसको V2 लिखा गया है।
V1 और V2 के बारे में भी लिखा हुआ 151.11, यानी कि V1 की वैल्यू दिया हुआ भैया। देखिए तो V1 इज इक्वल टू क्या लिख रहा है 158.11 वोल्ट। देखिए हमको तो कहते तो बहुत जल्दी हम सॉल्व कर देते हैं, बट आपको समझा समझा के करना है, इसलिए हमें टाइम लग रहा है। 200 वोल्ट ये दे रखा है। अब हमको करना क्या है भाई, जैसे ही ऐसा दे दिया ना भाई, तो अब हम लोग करेंगे क्या, जैसे जैसे सॉल्व जो जो चीजें पूछेगा वो सॉल्व कर देंगे। थोड़ा सा मैं इधर का इरेज करता हूँ, ये कंसेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, बता दिया है मैंने, इसको रीरेज करूंगा, क्योंकि उधर का अगर इरेज कर दूंगा तो फिर हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, बार बार पीछे आना पड़ेगा, ठीक है ना, तो हम बार बार पीछे नहीं आएंगे, इसलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। तब तक आप लोग अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं, थोड़ा सा साउंड का दिक्कत अगर है तो उसके लिए सॉरी। चलिए हट जाओ भाई, अब कितना करोगे, ठीक है। आइए अब हमारे पास में V1 और V2 है, तो सबसे पहले क्या निकालना क्या है, देखिए सबसे पहले अच्छा VR निकालना है, VL निकालना है, VC निकालना है और पावर फैक्टर निकालना है, तो सबका अलग अलग वैल्यू को निकालना है। अच्छा जब अलग अलग वैल्यू बोला है देखते हैं भाई। अच्छा पहले हम लोग V2 का सॉल्व कर लेते हैं। अगर V2 प्योर अगर RLC सर्किट होता है तो V2 नथिंग बट क्या होता है पता है आप लोग को, VC माइनस VL का अंडर रूट का होल स्क्वायर का अंडर रूट होता था। इसका मतलब ये तो दे रखा है 200 इज इक्वल टू VC माइनस VL का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इसका मतलब हम लोग यहाँ से सीधा लिख सकते हैं VC माइनस VL इज इक्वल टू 200। खत्म कहानी। दूसरा वाला V1 के बारे में बात करते हैं, तो V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, R और L के बीच में लगाया गया है, तो इसको क्या लिखोगे VR का स्क्वायर प्लस में VL का स्क्वायर का अंडर रूट लिखोगे। अच्छा अगर मैं पूरे सर्किट का लिखूं, अगर मैं पूरे सर्किट का अगर वोल्टेज लिखूं तो पूरे सर्किट का वोल्टेज क्या लिखोगे, तो VR का स्क्वायर अभी बताया था, VC माइनस VR का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो लिखोगे भाई, यही तो लिखोगे। VR क्या हो गया हमारे पास में 250, ये तो V ये वाला दिया हुआ है, यही तो मेन होता है, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ पे VR निकालना है तो VR का स्क्वायर, लेकिन ये वाला जो है ना हमारे पास में यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 200, तो 200 का होल स्क्वायर कर दो। जैसे इसको 25 का, अब देखो बहुत साइड स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो 250 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 625 और इस पे 2 शून्य बढ़ा दो, अब माइनस इधर से कर दो तुम, 2 2 4 पे 4 शून्य कर करके VR का स्क्वायर कर दो, यहाँ से घटाओगे तो ये हो जाएगा 225 आ जाएगा, 225 पे 2 शून्य का अंडर रूट बराबर VR। तो यहाँ से तुम्हारा VR की जो वैल्यू आया है ना वो आया है 150। VR की वैल्यू क्या आया हमारे पास में 150, और वो फर्स्ट ऑप्शन में है। अब हमको VL भी निकालना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। VR आ गया हमारे पास में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे ही VR आ गया तो अब हम लोग आते हैं VL के जगह पे, VL वाला ये वाला पे लगाते हैं। V1 कितना दे रखा है, V1 दे रखा है 151 पॉइंट, यहाँ पे लिख देंगे 158.1 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 150 का स्क्वायर, VR वाले में पुट कर दिए और यहाँ से VL का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बहुत साइड करके रूट को हटा दिए हैं, जल्दी से यहाँ तक कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो लगभग इसकी जो वैल्यू होगी 864 और इधर हो जाएगा 50, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी लगभग 49 के आसपास में आएगा, 49 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम सीधा 50 लिख रहे हैं। आप सॉल्व करके देखिएगा VL, ठीक है ना, ये आएगा 8 क्या है डिफरेंस, तो वो आ जाता है, ठीक है। देखिए तो VL है क्या, तो यहाँ पे VL भी दिया हुआ है, तो यानी कि इसका 2 भी आंसर हो गया। लगता क्या है भाई
भाई, तो फिर ये सारे हो गए। अब आ जाओ, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब इस वाले में हम लोग अगर पुट करेंगे, इस वाले में अगर हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास में VC का वैल्यू आ जाएगा, तो 200 बराबर VC माइनस 50। तो यहां से हमारे पास में 250 बराबर क्या आ गया, VC आ गया। तो हमारे पास में VC का वैल्यू यहां से आ गया, यहां से VL की वैल्यू आ गया, और इस वाले को सॉल्व किए थे तो VR की वैल्यू भी आ गया। अब आइए आगे आते हैं पावर फैक्टर। अभी हम लोग पावर फैक्टर का एक फॉर्मूला पढ़े थे, VR अपॉन में VC माइनस VL। तो VR कितना था हमारे पास में, दिया था 150। ओहो, VR कितना था भैया, 150, और इधर क्या था 250 माइनस 50, यानी कि 150 बटा में 200। इसका मतलब 3/4 हमारे पास में दूसरे का आंसर। अब चलिए आइए देखते हैं, मैच करते हैं। ओ भाई, सारे तो नहीं मिल गए, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। इसका मतलब फर्स्ट का आंसर, P का आंसर जो है, P का आंसर जो है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4। जो ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो P का आंसर फर्स्ट वाले में है 1 2 3 4, तो ऐसे हो गया। बट अगर आपको लगता है नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें ना भाई सारे सॉल्व करके दिखाओ, तो सारे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। क्रॉस चेक में और भी चेकिंग कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक के अंदर में कि इस वाले को देख लो, एस वाले, तो एस वाले के अंदर में क्या है, वोल्टेज जो है सारे के सारे पैरेलल है, तो वोल्टेज अक्रॉस VL VC और VR सेम होना चाहिए। तो एस वाले का आंसर क्या होना चाहिए, VL इज इक्वल टू 250 है, किसी में VL 250 नहीं है। चलिए VC इज इक्वल टू 250 तो है, VC इज इक्वल टू 250 तो यानी कि S का 3 हो गया। VR इज इक्वल टू 250 है, 150 है, तो S का भी हो गया। तो इस तरह से क्या है कि 2-3 को मिला करके चेक कर लो और उसके बाद में सॉल्व कर लोगे तो आसान हो जाएगा। कहोगे सर एस में तो यहाँ पे भी 3 है, तो और भी बीच वाले को चेक करके देख लेना, इसी तरह से सॉल्व करना है, आसान हो जाएगा। चलिए आइए अब क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जो है नेक्स्ट हमारे पास में, ओहो फिर से मैं द कॉलम, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड B0 इज प्रेजेंट इन द रीजन x इज इक्वल टू, दिया हुआ है 0 से x इज इक्वल टू L along the negative z axis and a charge particle having charge Q and mass m enter in the magnetic field x axis with velocity V0। L is the L की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, और उसके बाद में कहता है कि एंगल ऑफ डेविएशन φ1 एंड द टाइम स्पेंड इन द t1। फिर कहता है कि L की वैल्यू जब ये हो जाएगा तो एंगल जो है φ2 और टाइम जो है t2 है, तो इसमें से मैच करना है t1 t2 के बारे में। तो आइए बात कर लेते हैं। हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, कंसेप्ट अगर आपको याद हो या नहीं भी याद हो, तो हम लोगों ने एक कंसेप्ट में आपको बताया था कि क्या कंसेप्ट बताया था, एक कंसेप्ट बताया था कि जिसके अंदर में अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जाता है, समझने की कोशिश कीजिएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बाउंडेड होता था तो यहाँ पे हम लोग रेडियस निकालते थे, चार्ज पार्टिकल किस तरह से घूमेगा। अब इस तरह से फेंका गया चार्ज पार्टिकल को V0 वेलोसिटी से, मास क्या होगा इसका m है, तो ये कुछ इस तरह से क्या होगा कि रोटेट करेगा। और देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू L है। अच्छा L की वैल्यू जो है ना भैया mV0 बाई में कुछ दिया हुआ था, mV0 बाई में 2qV0 था, यहाँ पे 2qV0 दिया हुआ था। लेकिन हमारे पास में R की जो फॉर्मूला हम लोगों ने इस वाले में पढ़ा था, वो R की फॉर्मूला था mV0 बाई में qV0 मान लो। अब सोच के देखो कि R की वैल्यू L जो है R से छोटा है, इसका मतलब पार्टिकल पूरा के पूरा नहीं घूमेगा, कुछ पार्ट घूमेगा और उसके बाद में क्या हो जाएगा कि टकरा जाएगा एक दूसरे वाले दीवार से। तो मान लो कि यहाँ पे टकरा गया होगा, ये एंगल जो होगा ये फाई एंगल होगा। और हमने बताया था कि जब एंगल निकालना होता था तो उसकी वैल्यू होती थी साइन इनवर्स, इस केस में L/R हो जाती थी। R क्या है, रेडियस जो है जो पार्टिकल मूव कर रहा है
है सर्कुलर पाथ में। तो साइन इनवर्स एल के जगह पे पुट कर दो एम वी नॉट बाई में क्यू बी नॉट 2 टाइम्स, और आर के जगह पे पुट कर दो एम वी नॉट बाई में क्यू बी नॉट। ये तो आसान था, यहां से सॉल्व किए। साइन इनवर्स 1/2, ये 2 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया है, इसकी वैल्यू होती है π/6 इज इक्वल टू φ1 आ जाएगा। सीधा था ये क्वेश्चन तो। अच्छा φ2 भी निकाल ही लेते हैं इसी बहाने। तो φ2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एम वी नॉट बटा में क्या लिखा हुआ है, √3/2 लिखा हुआ था। अच्छा तो √3/2 क्यू बी नॉट, नीचे क्या हो जाएगा, अच्छा साइन छूट गया, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे साइन छूट गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ साइन इनवर्स लगा देना, ठीक है ना, और इसके बाद में करना इज इक्वल टू φ2 लिख देना। अच्छा तो साइन इनवर्स और यहाँ पे क्या लिखोगे, क्यू एम बी नॉट बाई में, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने के चक्कर में तो √3/2 आ गया। साइन इनवर्स √3/2 ये क्या होगा, π/3, यानी कि φ2 की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास में, π/3 आ जाएगा। यहां तक में बात हो गई। अच्छा जैसे ही ये φ2 आ गई तो एक हम लोगों ने टाइम के बारे में पढ़ा था, कितना देर तक ये इसके अंदर में रहेगा। तो टाइम नथिंग बट क्या था कि टाइम अगर निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू, यानी कि फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी से भी हम लोग सॉल्व कर कर करके टाइम निकाल सकते हैं, या एक डायरेक्ट फार्मूला था। फार्मूला क्या था अगर तुमको याद हो तो, टाइम इज इक्वल टू हम लोग लिखते थे एम इंटू में फाई अपॉन में क्यू इंटू में बी। तो एम अपॉन में क्यू बी नॉट, फाई के जगह पे π/6, तो यानी कि एम पाई बटा में 6 क्यू बी नॉट। ये तो T1 आ गया, और T2 के जगह पे क्या लिख दोगे, एम पाई अपॉन में 3 क्यू बी नॉट लिख दोगे। आ जाओ ऑप्शन चेक करते हैं, फटाफट करते हैं यार। फर्स्ट का आंसर जो था हमारे पास में क्या आया था, फर्स्ट का आंसर देखो देखो, फर्स्ट का आंसर क्या आया था, तो फर्स्ट का था π/6, क्या था π/6, तो π/6 यहाँ पे आता है, यानी कि फर्स्ट P का आंसर होगा हमारे लिए 4, P के बाद में अब Q का आंसर होगा हमारे लिए 3, और Q के बाद में T1 का जो आंसर होगा हमारे लिए 1 होगा, मतलब R का आंसर जो होगा वो 1 होगा, और S का आंसर जो होगा वो 2 होगा। ऑप्शन वे गायब कर दिया है, ऑप्शन वन जब गायब हो गया है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट यही आंसर होगा, छाप लीजिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रसंग पे। नेक्स्ट प्रसंग क्या है, ए मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। ए मेटेलिक रॉड का जो लेंथ है 1 मीटर है, इज रिजिड क्लैम्प एट द वन एंड, मतलब एक क्लैम्प से वन एंड से है, इज होगा, यहाँ पे आईडी लगा दिया है, कोई बात नहीं, गलत हो गया। द अदर एंड्स ऑफ द रॉड इज फ्री, दूसरा एंड जो है उसका फ्री है, ठीक है ना, दूसरा एंड को क्या कर दिया उन्होंने, फ्री। लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव are sent up in the rod in such a way that there are total 6 antinode observe along the rod। देखिए ना, ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। एक हमारे पास में एक एंड जो है इस रॉड का फिक्स्ड है, और दूसरा एंड जो है इस रॉड का इस तरह से खुला चल रहा है, ऐसे ही चल रहा होगा। अब ये कहता है कि 6 एंटी नॉट, एंटी नॉट जहां पे बनता है वहां मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका मतलब ये हुआ 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह से इधर से भी चलते जाएगा ऐसे, अगर आपको याद हो तो इस तरह से हमारे पास में क्या हो जाएगा कि वेव चलते जाएगा। कितना एंटी नोड चाहिए, 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, यहीं पे रुक जाना था। क्या था बच्चा, यहीं, ओहो, यहीं पे रुक जाना था, हो गया, सारा हो गया, सारा गेम में खत्म हो गया, ठीक है। ऐसे बना देते हैं आपको सिंपल, 1, ठीक है, 1
ठीक है। यहाँ पे एक नोड हो गया, 2 नोड हो गया, 3। यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो कितना हो गया, लैम्डा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, लैम्डा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा। और इधर क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 4। या अगर तुमको याद नहीं आ रहा है, नोड नहीं बनाने आ रहा है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मान लो, तो तुम ना सीधा सा फ्री एंड वाला एक फार्मूला था, अगर तुमको याद है तो वही सीधा फार्मूला डाल देते ना, क्यों इतना करना, समझाने से तो कुछ होता है नहीं, तो सीधा फार्मूला डाल देते हैं। ये फार्मूला पे भी हो जाना चाहिए सॉल्व। देखते हैं क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है ना, तो बस फार्मूला डाल देते हैं। फार्मूला क्या था हमारे पास में, एंटी नोड के लिए, एंटी नोड के लिए हमारे पास में एक फार्मूला था लेंथ निकालने के लिए, और 2n-1 बाई में लैम्डा बाई 4 था। n कितना हमारा 6 है, 6 नोड है, तो 2 × 6 - 1 अपॉन लैम्डा बाई 4। यहाँ से तुम्हारे पास में 11 लैम्डा बाई 4 आ गया, 11 लैम्डा बाई 4। सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा 11 लैम्डा बाई 4, तो 11 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू L। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास में, 4L बाई में 11। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ के बारे में चर्चा अगर कर रखा होगा तो लेंथ भी पुट कर देंगे, नहीं कर रखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, आइए अब बात करते हैं वेलोसिटी के लिए। तो हमने बोला था ट्रांसवर्स वेव के लिए क्या होता था, यंग्स मॉडुलस अपॉन में रेडियस, सॉरी डेंसिटी। तो यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 6.4 × 10⁻10 अपॉन में नीचे क्या लिखोगे, 4 × में 10⁻10, यही तो लिखोगे। दोनों की वैल्यू सेम है, दे दिया है भाई साहब। देखिए क्या होता है, 6 कहीं गलत उलट ना लिख दिया। चलिए 6 4 में 40 यानी कि 8 अपॉन में इधर हो जाएगा 2√10, यही आ जाएगा वेलोसिटी। देखिएगा कहीं गलत हो गया हो छपाई बाई में, यहाँ पे आपके कॉपी वाले में, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो F की जो वैल्यू आ जाएगी V बाई में लैम्डा, यहाँ से पुट कर दीजिएगा, तो 8 अपॉन में कहीं गलती तो दिया है, किसी बस में है क्या, चलिए कुछ नहीं, 2√10 अपॉन में डायरेक्ट कट नहीं रहा है इसलिए बोल रहा हूँ 4L बाई में 11। अब देखो यहाँ पे जो है ना वैल्यू जो है 22,000 आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो होगा ना, ये डेंसिटी का जो फार्मूला है इसमें कुछ चेंजेस होगा तो हो जाएगा, फार्मूला सेम लगेगा। ठीक है, अब सेम लगेगा तो n की वैल्यू बताना है, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिए कोशिश कर करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर अ स्फेरिकल सेल ऑफ द रेडियस r। एक स्फेरिकल सेल है, उसका रेडियस क्या है, r है। चार्ज q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस, सरफेस के ऊपर में q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ दिस स्फेरिकल सेल इज कट इनटू द 2 पार्ट्स, इसको 2 पार्ट्स में कट कर दिया गया है by a plane at a distance h from the center of show in the figure. The force required to keep the 2 parts together is given by इतना, ये दे रखा है। तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू निकालना है। अच्छा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होगा, याद रखना, ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होगा। तो अब देखो इसको 2 पार्ट्स में कट कर दिया गया है, हम ले रहे हैं ये वाला पार्ट्स को जो कट कर दिया गया है। मान लो ये वाला पार्ट्स को जब कट कर दिया गया है, यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा आपने सॉलिड एंगल का कंसेप्ट पढ़ा होगा, चलिए यहाँ पे उसका यूज करना पड़ जाएगा, कहीं क्या देखते हैं। इसका रेडियस मान लो ये जो कटा हुआ पार्ट्स है, ये वाला पार्ट्स को हमने निकाला, इसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल r मान लेते हैं। तो स्मॉल r की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, r² - h² का अंडर रूट हो जाएगी, यही तो होगी इसकी वैल्यू, क्योंकि ये r है और ये h है, तो ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। यहाँ तक हो गया। अच्छा इसके ऊपर में पूरे पे सिग्मा चार्ज है, तो क्या सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, q बाई में 4 पाई r²। अरे सरफेस चार्ज डेंसिटी
यहाँ तक में भी कोई डाउट नहीं हुआ। तो हमने एक प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था, प्रेशर डेवलप होता है सिग्मा स्क्वायर बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, यही डेवलप होता था। जब प्रेशर तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू में क्या हो जाएगा, एरिया वाला फॉर्मूला लगाओ। तो फोर्स इनटू में प्रेशर, यानी कि प्रेशर इनटू में एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो फोर्स का होता है, ये तुमको पता है। तो यहाँ से हमारे पास में फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब सॉल्व हो जाना चाहिए, चलो पुट कर देना है। तो सिग्मा की जगह पे पुट कर दो क्यू बाई 4 पाई। तो जैसे ही हम पुट करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर बाई में 16 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ये वाला पुट किया हमने, और यहाँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले से है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद पाई आर स्क्वायर है। तो पाई की जगह पे तो पाई लिखो, लेकिन आर की जगह पे क्या लिखोगे, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर लिखोगे। इस पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से तुम लिखोगे क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बटा में 32 पाई आर की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे ही यहाँ से करोगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब देखो उस क्वेश्चन के अंदर में आओ, क्वेश्चन के अंदर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4 है, तो एन की वैल्यू नीचे 32 आ रहा है, तो एन की वैल्यू अगर 8 हो जाए तो 32 आ जाएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू जो है, आंसर जो है, एन की वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 इज द आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया तुम्हारा, एन की वैल्यू 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, 32 है, तो यहाँ से एन की वैल्यू 8 करना है। ये क्वेश्चन हो गया। फोर्टीन करते हैं। एट द डेप्थ h1 r/2 है, मान लो कि किसी डेप्थ h1 पे r/2 सरफेस ऑफ द प्लेनेट है, क्या कहता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज g1। मतलब कि अगर डेप्थ में जाते हैं, अगर हमने कंसेप्ट पढ़ा था, अगर तुमको याद हो तो डेप्थ का कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी g1 दे रखा है तो ये g इंटू में 1 माइनस h1 बटा में r होता है। अब कहता, अच्छा उसके बाद में कहता है कि द वैल्यू चेंज बाय डेल्टा g1 से डेल्टा g1 से चेंज हो जाता है व्हेन वन मूव डाउन फर्दर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर नीचे जाने पर, ठीक है। तो h2 इज द अबव द सरफेस एंड द अर्थ एक्सेलरेटेड ड्यू टू द ग्रेविटी g2। अच्छा नहीं, ऊपर जाने पे, तो ऊपर जाने का एक फॉर्मूला था, आपको याद हो, तो g इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस, यहाँ पे क्या लिख देंगे, h2 का होल स्क्वायर। यही था फॉर्मूला हमारे पास में। अब कहता है कि ये भी ऊपर जाने पे 1 किलोमीटर जाने पे इस डेल्टा g1 g2 आ जाता है, और दोनों का वैल्यू सेम है, तो h2 की वैल्यू निकालना है, नहीं d की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। d की वैल्यू क्या होगी, आइए तो हम लोग डेल्टा g1 जब निकालेंगे ना, तो डेल्टा डी मतलब डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, h1 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम यहाँ पे सीधा लिख देते हैं h1 का डिफरेंशिएशन 1। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो थोड़ा समझाने के लिए तुमको और अच्छा से लिखते हैं, ठीक है। तो dg1 बटा में क्या कि h1 इज द वेरिएबल। अच्छा इसी को हम लोग डेल्टा, थोड़ा सा बड़ा पार्ट में लिखूं तो डेल्टा भी लिख सकते हैं, बताया था। डिफरेंशिएट करोगे g का डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब ये g इससे मल्टीप्लाई हो, लेकिन h1 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना होगा, h का 1 का 1 हो जाएगा, तो माइनस g बाई आर। अच्छा डेल्टा h, यहाँ से dg1 की वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस g बाई आर, और डेल्टा h के लिए 1 किलोमीटर है, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर पुट कर दोगे, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम लोग dg2 बटा में dh2 की वैल्यू निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जाएगी -2, यानी कि -2g आर स्क्वायर। अब बटा में इधर लिख देंगे r प्लस में h2 की पावर 3। डिफरेंशिएशन करने आता होगा, नहीं आता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, कर देंगे g आर स्क्वायर, और इसको हमने लिख दिया था r प्लस h2 की पावर -2, और उसके बाद डिफरेंशिएट कर दिया था। यहाँ से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी,
तो डेल्टा G2 की वैल्यू कितना आ गई हमारे पास में -2G(r²) बटा में R प्लस H2 का होल क्यू आ गया। अब दोनों बराबर कर देंगे, हमारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा G1 बराबर डेल्टा G2, जैसे पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -G बटा में R। फटाफट करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट वाला हम लोग ने यहाँ से लिखा था, अगर आपको याद हो तो -G बटा में R, और इधर से आ गया हमारे पास में -2GR² बटा में -2GR² बटा में R प्लस H2 का होल क्यू। यहाँ से G कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा, तो R प्लस H2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं R प्लस H2। ये एक्स्ट्रा आ गया ना, तो इसको खत्म करने दो। यहाँ से R प्लस H2 का होल क्यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे भैया, तो 2R की पावर 3। यहाँ से R प्लस H2 निकालना है, 2R की पावर 3 की पावर 1/3, और यहाँ से H2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/3 इंटू R माइनस R। यहाँ पुट कर देंगे 2 की पावर 1/3 -1 इंटू में R। 2 की पावर 1/3 की वैल्यू कुछ दिया हुआ है, देख लीजिए एक बार, 1.3 है, यानी कि 0.3 मल्टीप्लाई R की वैल्यू कितना दे रखा है, R की वैल्यू 3000 किलोमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग 3000 किलोमीटर पुट कर देंगे, हमारे पास में 901 दिन में आ जाएगा। यहाँ से H2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में, आपको सॉल्व हो गया है, तो प्लीज इसको भी देख लीजिएगा सही से। बस लास्ट क्वेश्चन ही होगा शायद, क्या अभी और भी है। An electric charge distribution produce an electric field E। एक इलेक्ट्रिक फील्ड E को प्रोड्यूस करता है और इसकी वैल्यू है C इंटू 1 माइनस E की पावर अल्फा R। ये लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दिया हुआ है, C इंटू 1 माइनस E की पावर माइनस अल्फा R इंटू में R कैप बटा में R का स्क्वायर। वे C जो है हमारे पास में फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। इफ द नेट चार्ज विथ इन द रेडियस क्या दिया हुआ है, 1/अल्फा, देन उसकी वैल्यू दिया हुआ है नेट चार्ज की, तो इनसाइड लिख देते हैं 1 माइनस E की पावर माइनस n दिया हुआ है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू बताना है, कुछ मत करो, सीधी सी बात है। ये तो गॉस लॉ लगा दो यहाँ पे। क्यों गॉस लॉ लगाएंगे, सोच के बताओ। यहाँ पे हम लोग E की पावर माइनस n, देखो अब Q इनसाइड निकालना है, किसी भी रेडियस के अंदर में इनसाइड में अगर चार्ज निकालना होता है तो हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रल E डॉट ds बराबर Q इनसाइड बाई में एप्सिलॉन नॉट। E की जगह पे क्या लिखोगे, C इंटू में 1 माइनस E की पावर माइनस अल्फा इंटू में 1/अल्फा लिख दे रहा हूँ, R की वैल्यू भी यही साथ लगे हाथ पुट कर दे रहा हूँ, इंटू ds, तो 4 पाई R² होता है। R की जगह पे क्या लिखोगे, 1/अल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 1/अल्फा पे का होल स्क्वायर इंटू में R कैप बटा में R² था, तो यानी कि 1/R का, यानी कि यहाँ पे भी तुम क्या लिखोगे, 1/, मतलब यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ मैं ना, अल्फा का स्क्वायर। क्यों लिख दिया, क्योंकि R का स्क्वायर था, यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा बराबर Q इनसाइड बाई में एप्सिलॉन नॉट। अरे ये वाला वैल्यू में अगर हम 1/R ये पुट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा ना, तो ऊपर ही लिख दिया है मैंने, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 पाई, तो C की जगह पे लिख दो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, इधर से ये कट जाएगा तो E की पावर -1, और इधर हो जाएगा 4 पाई, और इधर ये सब कैंसिल आउट, तो Q इनसाइड बाई में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई, तो Q इनसाइड बराबर सीधा आ गया, देखो कितना आसान था, 1 माइनस E की पावर -1। इसका मतलब n की जो वैल्यू है वो है 1। सीधी सी बात हो गई ना।
होगा, सीधी सी बात है। तो जल्दी से n की वैल्यू 1 कर लो और आगे बढ़ते हैं। चलिए, ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर, एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड जो है 1 मीटर का है। सही दिख रहा है ना, ठीक है, 1 मीटर एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट 5 एम्पियर, और 5 एम्पियर का एक करंट कैरिंग कर रहा है, आर लोकेटेड इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन पे भी है। रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज 1 ओम, 1 ओम जो है इसका रेजिस्टेंस है। द टर्न द लूप इज टर्न थ्रू द एंगल 180 डिग्री, मतलब यहाँ पे है, इसको पलट कर करके यहाँ पे है, और इसको पलट कर करके सीधा सीधा यहाँ लेके आता है बच्चा, इसको पलट करके कहाँ लेके आता है, सीधा सीधा टर्न कर देता है 180 डिग्री पे, इसका मतलब कुछ इधर बना देता है। तो अब हमको बताना है, क्या बताना है, एक्सिस पी क्यू एन करंट करना द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर तुमको याद है तो चार्ज का एक फॉर्मूला था, फाइनल माइनस फाई इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी, और ये माइनस में, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाई इनिशियल माइनस फाई फाइनल बटा में डेल्टा टी नहीं था, डेल्टा टी नहीं था, यहाँ पे क्या होता था, आर होता था, रेजिस्टेंस होता था, तो आर इज इक्वल टू क्यू, ये फॉर्मूला हो गया। अब किसी तरह से क्यू फाई इनिशियल निकाल लें और फाई फाइनल निकाल लें। तो फाई के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, बी डॉट डी एस। अब इनफाइनाइट वायर है, तुमको पता चल रहा होगा कि इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर के कारण जो होता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिख रहा होगा तुमको, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बटा में 2 पाई डी। तो डी की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ से x डिस्टेंस पे मान के चलेंगे कि ये है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे, ये कितने डिस्टेंस पे बच्चा, x डिस्टेंस पे हम मान के चलेंगे, ठीक है। तो 2 पाई डी और नीचे x हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग रख देंगे फाई इनिशियल की बात करें या फाइनल की बात कर लें, इनिशियल की बात कर लेते हैं। तो इनिशियल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट, या चल के नहीं रहा, ठीक है, तो म्यू नॉट आई के जगह पे 5 पुट कर दो, सीधी सी बात है। नीचे क्या पुट करोगे, 2 पाई एक्स, डी एक्स क्या होता था, एरिया होता है। अब देखो x पे जाकर के हमने क्या किया था, एक dx का लेंथ काट लिया है। क्यों dx का लेंथ काटना पड़ा, सोच के बताओ। dx का लेंथ इसलिए काटना पड़ा कि इस x डिस्टेंस पे क्या है कि ये dx वाला जो लेंथ है वही हमारा काम आने वाला है, उसी के कारण एरिया बनेगा। अच्छा, एक लेंथ जो है ये वाला लेंथ फिक्स है 1 मीटर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1 मीटर इंटू में dx। तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई में 5, 2 पाई तो कॉमन हो जाएगा और इधर आ जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स। एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ 2 और लास्ट कितना तक जाएगी, 3 तक। तो 2 से 3 तक जाएगी। फटाफट कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। 2 से 3 तक जाएगी, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास में जो वैल्यू आया है म्यू नॉट बाई 5 आया था, ठीक है। तो म्यू नॉट बाई में 5 बाई में 2 पाई, उधर हो जाएगा ln 3/2। सिमिलरली अगर हम सॉल्व करें, सिमिलरली देखो ln इस log 1/1 x का आता है ln x, तो ऊपर 3 और नीचे 2 हो जाएगा यहाँ तक। सिमिलरली अब देखो यहाँ से यहाँ तक गया है, यहाँ से यहाँ तक गया है, तो अब जो होगा लोअर लिमिट जो होगा वो 3 होगा और अपर लिमिट 1 मीटर बढ़ करके होगा तो 4 हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो सिमिलरली तुम अगर निकालोगे 5/2, अगर मैं बोलूंगा 5 फाइनल निकालने के लिए जब मुड़ जाएगा तो म्यू नॉट 5 बटा में 2 पाई, लोअर लिमिट चेंज हो जाएगा तो 4 बाई और अपर लिमिट चेंज हो जाएगा तो 3। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q इनिशियल यानी कि म्यू नॉट बाई 5 2 पाई, ये कॉमन, नीचे R है तो R भी लिख दो, कॉमन आ गया। तो एक हो जाएगा ln 3/2 माइनस ln 4/3/2।
इसको जब सॉल्व करोगे तो जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x के जगह पे वही वैल्यू यूज कर लेना जो आएगा उसको सॉल्व करने के बाद में। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, एक और क्वेश्चन है, और भी है क्या? लास्ट 42 पेज तक है, इसका मतलब और भी क्वेश्चन है? नहीं है, चलिए मजा आ गया, जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। लास्ट क्वेश्चन है, देखो कहता क्या है कि एक बाई कन्वेक्स लेंस है, अब द रेडियस जो है वो कर्वेचर का r है, r इज इक्वल टू 3 है, मेड अप ऑफ द वेरिएबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है, दिया हुआ है, एज्यूम वेरी स्मॉल apertures 2d is less than the r and the parallel ray is incident at the showing the figure due to the variation refractive index lens there are infinite number of the images at the on the principal axis. These images are separated over the length l. तो l की वैल्यू बताना है, मतलब कि कितना डिस्टेंस पे ये क्या होगा कि तुम्हारा जो है ये सारे के सारे इमेज सेपरेटेड है। देखो अब यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है, पहले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 3/2 इंटू में 1 प्लस y/d, y मॉड में है तो ले लो। अब देखो वो y क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाने पे है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से सबसे मिनिमम जो होगा y की वैल्यू कितना होगा, 0। अब मैक्सिमम y की वैल्यू कितना होगा, d डिस्टेंस ऊपर जाना है तो d हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं बोलूँ मिनिमम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए तो 3/2 का इसकी वैल्यू 0 पुट कर दोगे, लेकिन अगर मैक्सिमम पूछूं तो कितना हो जाएगा, तो सर 3/2 1 प्लस d/d, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 3। तो हमारे पास में मिनिमम और मैक्सिमम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकल के आ गया। अब हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, फोकल लेंथ बराबर r अपॉन में μ-1, यार हाँ r/2 अपॉन में μ-1, यही पढ़ा था हम लोगों ने। तो अब f1 निकालोगे तो f1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 3/2 म्यू, मिनिमम वाला के लिए कितना निकाल दोगे, 3/2, 3/2 -1, यहाँ से आ जाएगा 3/2 इंटू में इधर हो जाएगा 2 यानी कि 1/2, यानी f1 जो वैल्यू आ गया हमारे पास में वो कितना आ गया, 3 मीटर आ गया, कट कर करके कितना आ गया हमारे पास में, 3 मीटर। इसी तरह से f2 निकालो ना, f2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, r तो 3 है और 2 नीचे हो जाएगा 3-1, तो यहाँ से f2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2 में से 1 गया तो 2 2 4, यानी कि f2 की वैल्यू आ गया हमारे पास में 2। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला, अब देखो इनफाइनाइट से आ रहा है, इंसिडेंट रे जो है इनफाइनाइट से आ रहा है, तो कहीं इनफाइनाइट से आ रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा इन्फिनिटी पे होगा, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगा दोगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दोगे तुम 1/v प्लस माइनस होता है, फिर हो गया, चलो ठीक है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये तो तुम्हारा 0 हो गया, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, यही तो हो जाएगा। तो f1 की जगह पर v1 की जगह पर लिखोगे तो v1 बराबर क्या लिखोगे, f1, यानी f1 कितना था तुम्हारा 3, एक बार 3 आया था ना 3, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 3 मीटर हो गया। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं बोलूँगा कि v2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, तो f2 के बराबर लिख दोगे, यानी कि इसका वैल्यू 3/2 था, कितना था, 3/4 था, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 3/4 लिख देंगे, खत्म, कहानी हो गया 3/4। अब क्या करें, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 3 - 3/4, इसका मतलब कितना हो गया, 12 में से 3 गया तो 9/4, इसका मतलब कितना हो गया 2.5 2.25, यानी कि या तो आंसर 3 होगा या तो आंसर क्या होगा कि 2 होगा। तो लेंथ मिनिमम कितना हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सारे क्वेश्चनों को, थैंक यू वेरी मच।